हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडल टीवी। तो आज हम एक वेल नोन और हिस्ट्री में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखने वाले साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, ओपनहाइमर, अ विलन और हीरो। Now I am become death, the destroyer of worlds. जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क शहर में पैदा हुआ। इसका बाप एक कामयाब टेक्सटाइल इंपोर्टर था और इसकी मां ने इसकी छोटी उम्र से ही इसके लिटरेचर और म्यूज़िक के जज्बे को उभारा। अच्छे माहौल में बड़ा होने के बावजूद यंग ओपनहाइमर को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा अपने कभी ना ख़त्म होने वाले तजस्सुस की वजह से, और ये तजस्सुस उसे अपने आसपास की दुनिया को लेकर था। एज ए यंग मैन ओपनहाइमर ने एक्सेप्शनल एकेडमिक सलाहियतों का मुजाहिरा किया। उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और उसके बाद यूरोप में ग्रेजुएट स्टडीज़ जारी रखी, जहाँ उसे क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़ का पता चला। वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म करने में ओपनहाइमर का सबसे बड़ा हाथ था। वर्ल्ड वॉर 2 एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बहुत सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेकर 1945 तक चली। वर्ल्ड वॉर 2 के मेन पार्टिसिपेंट्स को एलाइज और द एक्सिस पावर्स कहा जाता था। एलाइज में यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन until 1941 when it was invaded by Germany, China, France until its defeat in 1940, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका और बहुत सी और कंट्रीज़ भी थी। एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया थे। अर्ली 1940s में जब वर्ल्ड वॉर 2 पूरे ज़ोरों से चल रही थी, साइंटिस्ट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स न्यूक्लियर एनर्जी को मिलिट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। तो आइए देखते हैं कि एक एटम बॉम्ब किस तरह काम करता है। एटम बॉम्ब, जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है, इसका पूरा दारोमदार न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस पर होता है। इट इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई सच एज यूरेनियम और प्लूटोनियम into smaller fragments, releasing an immense amount of energy in the form of an explosion। और इस ब्लास्ट के रेडियस में आने वाली हर चीज़ तबाह हो जाती है। इस ब्लास्ट का तबाही का स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कि एक आम इंसान इसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस डर से कि कहीं जर्मनी एटॉमिक बॉम्ब ना बना ले, प्रोमिनेंट साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, एक लेटर 1939 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को लिखा, जिसमें यूएस गवर्नमेंट को न्यूक्लियर वेपन्स पर रिसर्च इनिशिएट करने की ताकीद की गई थी। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट वॉज अ टॉप सीक्रेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अगस्त 13, 1942 को यूएस, यूके और कनाडा की तरफ से शुरू किया गया। इसका मेन मकसद पहले न्यूक्लियर वेपन्स बनाना था, खास तौर पर एटॉमिक बॉम्ब्स। प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन इसलिए रखा था क्योंकि इसकी बहुत सी शुरुआती रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में हुआ। ये ऑफिशियली तौर पर 1939 में शुरू हुआ, जब नाजी जर्मनी की न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट ने यूएसए को इशारा दिया कि वो भी अपनी रिसर्च शुरू कर दे न्यूक्लियर वेपन्स पर। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट दुनिया के लीडिंग साइंटिस्ट को एक साथ ले आया, इंक्लूडिंग फिजिसिस्ट सच एज जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, एनरिको फर्मी एंड रिचर्ड फिनमैन। इस प्रोजेक्ट की सेवरल की लोकेशंस थी, लेकिन मेन रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ लॉस एलमोस, न्यू मैक्सिको में मौजूद थी। कुछ सालों के इंटेंस रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद द मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने सक्सेसफुली पहला एटॉमिक बॉम्ब बना लिया, जिसको 16 जुलाई 1945 में न्यू मैक्सिको के एक रिमोट एरिया में टेस्ट किया गया, जिसको ट्रिनिटी टेस्ट साइट कहा जाता है। इस टेस्ट की कामयाबी के नतीजे में 2 एटॉमिक बॉम्ब बने, जिनको जापान पर इस्तेमाल किया गया, जिनमें से एक का नाम था लिटिल बॉय, जो यूरेनियम 235 से बना था। इसको 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया, और दूसरे का नाम था फैट मैन, जो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में गिराया गया, और ये प्लूटोनियम के आइसोटोप P239 से बना था। इन तबाहकुन बॉम्ब्स के इस्तेमाल ने जापान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, और इसके नतीजे में वर्ल्ड वॉर 2 अपने इख्तिताम को पहुंची। लेकिन मैनहट्टन प्रोजेक्ट की कामयाबी ने न्यूक्लियर आर्म्स रेस की शुरुआत कर दी कोल्ड वॉर एरा के दौरान, और बहुत से सवाल भी उठाए गए कि इस लेवल की डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का इस्तेमाल इखलाकी तौर पर सही भी है कि नहीं। ओपनहाइमर ने जो काम मैनहट्टन प्रोजेक्ट में किया, जिसकी वजह से उसे साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा शोहरत और तरफदारी मिली, क्योंकि वो प्रोजेक्ट की सक्सेस का मेन फिगर था, तो इसलिए वो न्यूक्लियर फिजिक्स की फील्ड का भी जाना माना साइंटिस्ट बन गया। इन 1947 ओपनहाइमर प्रिंसटन, न्यू जर्सी में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी का डायरेक्टर बन गया। अंडर हिज लीडरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी लीडिंग सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बन गया,
اوپنہائمر نے بہت سے پرومیننٹ سائنٹسٹ کو اس انسٹیٹیوٹ کی طرف اٹریکٹ کیا۔ 1930s اور 1940s کے دوران اوپنہائمر کی پولیٹیکل ایفیلیشنز اور ایسوسیشنز کی وجہ سے کچھ گورنمنٹ آفیشلز نے خدشات کا اظہار کیا۔ اوپنہائمر لیفٹ لیننگ آرگنائزیشنز کے ساتھ انوالو تھا کولڈ وار کی ارلی سٹیجز کے دوران اور پاسٹ میں۔ انہی وجوہات سے اس پر شک اور الزامات لگے کہ اس کو کمیونسٹ سمپتھیز حاصل ہیں۔ انہی خدشات کی وجہ سے 1954 میں اوپنہائمر کی سیکیورٹی کلیئرنس کو بالآخر منسوخ کر دیا گیا۔ اوپنہائمر کی سیکیورٹی کلیئرنس کی منسوخی کی وجہ سے اپریل 1954 میں انتہائی عام سماعت ہوئی، جس کے دوران اوپنہائمر کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا تھا کہ وہ ایک سیکیورٹی رسک نہیں ہے۔ The hearing brought a lot of stress and disturbance to his personal and professional life. سیکیورٹی کلیئرنس ایشو کے برعکس اوپنہائمر نے تھیوریٹیکل فزکس اینڈ کاسمولوجی کی فیلڈ میں اپنی کنٹریبیوشنز جاری رکھے۔ His work continued to be highly influential اور یہ سائنٹیفک کمیونٹی میں ایڈمائرڈ فگر رہا۔ سیکیورٹی کلیئرنس کی ہیئرنگ اور منسوخی کے بعد اوپنہائمر کی پروفیشنل اپرچونٹیز لمیٹڈ ہو گئیں۔ اوپنہائمر نے دوسرے سائنٹسٹ کو لیکچر اور ان کے ساتھ کولیبریٹ کرنا جاری رکھا، لیکن جو اس کی ایبلٹی کلاسیفائڈ پروجیکٹس پر کام کرنے کی تھی اس پر ریسٹرکشنز امپوز کر دی گئی۔ اوپنہائمر 1966 میں انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈی سے ریٹائر ہو گیا اور اپنی زندگی کے باقی سال کیلیفورنیا میں گزارے۔ He continued to be recognized for his contributions to science. اسے بہت سے ایوارڈز اور آنرز بھی دیے گئے۔ اوپنہائمر passed away in Princeton, New Jersey on 18 February 1967۔ اٹامک بام کی ایجاد نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کو اوپنہائمر کی ہسٹری اور ورلڈ وار 2 کی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہے، ان کے حساب سے اوپنہائمر ایک ہیرو ہے جو ورلڈ وار 2 کے اینڈ کا باعث بنا۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو اٹامک بام کی ایجاد کو دنیا کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے اوپنہائمر ایک ویلن کی طرح۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ریڈل ٹی وی۔ ملتے ہیں پھر اور کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔